नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रही होगी। साथियों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है प्राचीन भारतीय इतिहास की सीरीज में, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की सीरीज में, जहां हम मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे थे, जहां हम मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ रहे थे। और पिछली क्लास में हमने दो महत्वपूर्ण टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। एक तो हमने जानकारी के स्रोत पढ़े थे, साहित्यिक और पुरातात्विक, अर्थात लिटरेरी सोर्सेस और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। और दूसरा, अशोक के अभिलेखों का अध्ययन हमने कर लिया था। अशोक के इंस्क्रिप्शन का अध्ययन हमने कर लिया था, जहां हमने देखा था कि अशोक के अभिलेखों को हम तीन भागों में बांट सकते हैं: रॉक एडिक्ट, पिलर एडिक्ट और केव इंक्रिप्शन, अर्थात शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। इन तीन भागों में हम बांट सकते हैं। तीनों के बारे में हमने महत्वपूर्ण जानकारी एकत्रित की थी। जैसे हमने देखा कि सबसे बड़ा जो शिलालेख है, सबसे बड़ा जो रॉक एडिक्ट है, वो 13वां शिलालेख है, जिसमें कलिंग युद्ध की जानकारी दी गई है। 12वें शिलालेख में धार्मिक समन्वय की जानकारी दी गई है, रिलीजियस टॉलरेंस को एक्सप्लेन किया गया है। ये सारी बातों की चर्चा हमने की थी। और 13वें ही शिलालेख में 5 यवन राज्यों की बात भी की गई है। 5 ग्रीक स्टेट और उनके राजाओं की चर्चा भी अशोक ने की है, जहां अशोक ने अपने राजदूतों को भेजा था, जहां अशोक ने अपने एम्बेसडर्स को भेजा था। तो इन सभी के बारे में हमने डिस्कस किया, इन सभी के बारे में हमने बात की। उम्मीद है कि आपने क्विज लगाया होगा, क्योंकि बहुत सारे जो सवाल हैं, अलग अलग तरह के सवाल जो अभिलेखों से बन सकते थे, जो साहित्यिक स्रोतों से बन सकते थे, वो क्विज में दिए गए हैं। जैसे जब हमने कल कौटिल्य के अर्थशास्त्र की बात की, तो वहां भी हमने जाना कि आर श्यामा शास्त्री ने ही कौटिल्य के अर्थशास्त्र की खोज की और उसका आधुनिक रूप में संपादन किया। फिर हमने ये भी देखा कि उसमें एक मंडल सिद्धांत दिया गया है, जो कहीं ना कहीं विदेश नीति या फॉरेन पॉलिसी से जुड़ा हुआ है। और वहीं सप्तांग सिद्धांत दिया गया है, जिसके अनुसार एक राज्य में 7 अंग मिलकर के शासन चलाते हैं, 7 अंग मिलकर के एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं। तो ये सारी बातों की चर्चा हमने पिछली क्लास में की थी। इन सभी के बारे में हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। अब हम आगे बढ़ेंगे साथियों, और आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हमें प्रमुख शासकों के बारे में पढ़ना है। आज हमें इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें सबसे पहले हम चंद्रगुप्त मौर्य की बात करेंगे, भारत के पहले ऐतिहासिक सम्राट, फर्स्ट हिस्टोरिकल एम्परर ऑफ इंडिया। फिर हम बिंदुसार की बात करेंगे, उसके बाद हम अशोक की बात करेंगे। इन सब के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। बस हमें ये याद रखना है कि मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था, लास्ट रूलर ऑफ मौर्यन एम्पायर वॉज बृहदत्त। बृहदत्त वॉज द लास्ट रूलर ऑफ मौर्यन एम्पायर। जो बृहदत्त है वो मौर्य वंश का अंतिम शासक था, लास्ट रूलर था। ठीक है। फिर ये सारी बातें हमें कल की क्लास में पढ़ना है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी, इकोनॉमी, रिलीजन, आर्किटेक्ट, ये बेसिक बातें हैं। अच्छा, यहाँ से सवाल बहुत बनेंगे जो हम कल सेशन पढ़ेंगे। तो उसमें हम शब्दावली की बात करेंगे कि वो कौन कौन से शब्द हैं जो मौर्य काल से जुड़े हुए हैं। अगर आप इतिहास के प्रश्नों को लगाते हैं तो आपने देखा होगा कि शब्दों से बहुत सारे सवाल बनते हैं। जैसे सीता अध्यक्ष कम से कम 3 से 4 बार पूछा गया है, तो उन सभी के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। कहने का मतलब यह है कि हर एक क्लास आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम मौर्य शासकों के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। उससे पहले मैं एक जानकारी आपके साथ साझा करूंगा साथियों। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जहां पर आपको PDF मिल जाएगी। हमारी एप्लीकेशन भी है, शुभम गुप्ता अकेडमी, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है। और यहाँ पर 4 अलग अलग कोर्सेज चल रहे हैं। एक हाल ही में हमने MPPSC प्रीलिम्स के लिए लक्ष्य 1.0 कोर्स लॉन्च किया है। MPPSC फाउंडेशन बैच है हमारा अभियान, जहाँ पर पूरे MPPSC की तैयारी 2027 को ध्यान में रखते हुए आपको कराई जाएगी। फिर हिस्ट्री इकोनॉमी का मेरा एक स्पेशल बैच चल रहा है, इसमें MP हिस्ट्री की क्लासेस भी शामिल हैं। और GK GS का हमारा एक फाउंडेशन बैच है, जिसमें अभी ये हिस्ट्री की क्लास चल रही है। आगे और भी क्लासेस होंगी, अगले सप्ताह से विज्ञान की क्लास शुरू हो जाएगी। यहाँ चारों विषय, इतिहास, भूगोल,
राज व्यवस्था और इकोनॉमी मेरे द्वारा पढ़ाई जाएगी। ये 4 विषयों को ये कंप्लीट करेगा, 4 विषयों को मुख्य रूप से ये कंप्लीट करेगा। विज्ञान की कक्षाएं भी होंगी पर वो अन्य फैकल्टीज के द्वारा, दूसरी फैकल्टीज के द्वारा कंप्लीट कराई जाएंगी। तो आप इन कोर्सेज को एनरोल कर सकते हैं और ट्रस्ट में ये हमारे पहले कोर्सेज हैं। आई एम पुटिंग माई मोर देन 100% टू मेक दिस कोर्सेज हैपन। और बहुत मेहनत से, बहुत अच्छे से हम ये कोर्सेज बना रहे हैं साथियों। कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है जी, चलो तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले हिस्से पर आते हैं। और सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर मौर्यों की उत्पत्ति कैसे हुई। जो मौर्य साम्राज्य है या जो मौर्यन एम्पायर है, इनके ओरिजिन को हमें समझना होगा, इनकी उत्पत्ति को हमें समझना होगा। तो सबसे पहले हम उत्पत्ति और स्थापना को समझने का प्रयास करेंगे। हम ओरिजिन और एस्टेब्लिशमेंट को समझने की कोशिश करेंगे। तो हमने ऑलरेडी ये डिस्कस किया हुआ है कि चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने, हमने ये ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध के अंतिम शासक धनानंद को हरा दिया था और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ये भारत का पहला साम्राज्य है, ये इंडिया का पहला एम्पायर है और इसका जो समय काल है वो 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। 322 बीसी से लेकर के 185 बीसी के बीच में माना जाता है। तो ये याद रखने वाली बात है, हमने पहले भी ये डिस्कस किया है, हमने पहले भी इस बात की चर्चा की है साथियों कि देखिए नंद वंश मगध पर शासन करने वाला अंतिम वंश है। उसके बाद मौर्यों की शुरुआत हो जाती है। तो नंद वंश का अंतिम शासक था धनानंद, जो कि बहुत ही ज्यादा क्रूअल था। धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने हरा दिया था और इसके बाद इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, मौर्यन एम्पायर को एस्टैब्लिश किया था। और जैसा हमने कहा कि मौर्य साम्राज्य भारत का पहला ऐतिहासिक साम्राज्य है और मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने वाले चंद्रगुप्त भारत के पहले ऐतिहासिक सम्राट हैं। Mauryan Empire was the first empire of the India and Chandragupta Maurya was the first historical empire of India. That is something you need to remember. समय काल लगभग 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक रहा है। 322 बीसी से लेकर के 185 बीसी तक रहा है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक दो सवाल आ जाते हैं। अब एक बहुत बड़ा डिबेट जो मौर्यों को लेकर के होता है, शुरुआत से इतिहासकारों के बीच में रहा है कि मौर्य आखिरकार कौन थे। मौर्य ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, शूद्र थे, कौन थे आखिरकार मौर्य। और इस बात को लेकर के अलग अलग लोगों ने अलग अलग विचार दिए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये शूद्र थे, कुछ लोग कहते हैं कि ये कुल विहीन थे, कुछ लोग कहते हैं कि ये वैश्य थे और कुछ कहते हैं कि ये उच्च वर्ग से संबंधित थे। तो ये हमें समझना होगा कि आखिर इनकी उत्पत्ति को लेकर के अलग अलग मत कौन से दिए जाते हैं, इनके ओरिजिन को लेकर के अलग अलग कौन सी थ्योरी दी जाती है। तो इसमें एक नाम आता है मुद्रा राक्षस, जो कि विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई किताब है। तो एक नाम आता है मुद्रा राक्षस, और मुद्रा राक्षस साथियों जो है ये विशाख दत्त ने लिखी थी और इसमें चंद्रगुप्त को वृषल कहा गया है और उसके पिता का नाम नंदराज माना गया है। वृषल का मतलब होता है निम्न कुल या कुलहीन। ठीक उसी तरीके से क्षेमेंद्र के द्वारा लिखी गई वृहत कथा मंजरी में मौर्य को शूद्र माना गया है। पुराणों में भी इन्हें शूद्र माना गया है और मेगस्थनीज की इंडिका में इन्हें निम्न कुल का माना गया है। हालांकि मेगस्थनीज की इंडिका या कोई भी ग्रीक राइटर्स बहुत सर्टिफाई नहीं करता, पर अधिकांश इसी ओर इशारा करते हैं कि ये निम्न कुल से थे। मोस्ट ऑफ द ग्रीक लिटरेचर बिलीव्स दैट मौर्यन बिलोंग टू द लोअर कास्ट। तो विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, क्षेमेंद्र की वृहत कथा मंजरी जो आप देख पा रहे हैं, और पुराण, फिर मेगस्थनीज की इंडिका, ये चारों मानते हैं कि मौर्य जो हैं वो निम्न कुल में जन्मे थे। बाद में उन्होंने मेहनत की, चाणक्य का साथ मिला और इस तरह उन्होंने भारत के पहले साम्राज्य की स्थापना की, इंडिया के पहले एम्पायर को एस्टैब्लिश किया। आई विश कि यहां तक आपको बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब दूसरा, चूंकि अशोक
जो हैं वो बौद्ध धर्म के बहुत बड़े अनुयायी हुए। तो जितने भी बौद्ध साहित्य आप पढ़ोगे, जितने भी बुद्धिस्ट लिटरेचर आप पढ़ोगे, उन सभी में इन्हें उच्च कुल का बताया गया है। चाहे आप दीपवंश की बात करें या महावंश की बात करें, इसमें इन्हें उच्च कुल का बताया गया है, अपर कास्ट का बताया गया है। वहीं जो जूनागढ़ अभिलेख है, जो जूनागढ़ इंक्रिप्शन है, उसमें इन्हें वैश्य बताया गया है, इसमें उन्हें वैश्य बताया गया है। याद रखिएगा, विष्णु पुराण का संबंध मौर्य काल से है और विष्णु पुराण में इन्हें शूद्र बताया गया है। दीपवंश, महावंश, दिव्यावदान, ये सारे बौद्ध ग्रंथ हैं जिसमें मौर्यों को उच्च वंश का बताया गया है। और मुद्रा राक्षस, जो विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई किताब है, इसमें इन्हें निम्न कुल का बताया गया है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि वृषल का अर्थ क्या होता है? तो वृषल का मतलब था निम्न कुल या कुलहीन। मुद्रा राक्षस में तो विशाख दत्त ये भी लिखते हैं कि ये ना सिर्फ निम्न कुल के थे बल्कि इनका कुल ही नहीं था। तो कुलहीन शब्द का प्रयोग भी मौर्यों के लिए किया गया है। कौन थे, क्या डिबेट है, उसमें हमें नहीं पढ़ना है। हमारा काम इतना है कि जो अलग अलग मत हैं हम उनको याद कर लें और आगे बढ़ें। ठीक है, तो हमने ये डिस्कस कर लिया कि मौर्य वंश की स्थापना कैसे हुई। तो मौर्य वंश के संस्थापक का नाम चंद्रगुप्त मौर्य है। चाणक्य की सहायता से धनानंद को हरा करके इन्होंने मगध में मौर्य वंश की स्थापना की। अब हमें इनके अलग अलग राजाओं को पढ़ना है, अलग अलग किंग्स को पढ़ना है। तो देखें, सबसे पहले जो राजा हुए वो चंद्रगुप्त मौर्य, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। डेट याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप कंटेंट पर फोकस करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे बिंदुसार अगले राजा बने। बिंबिसार अलग थे। जो बिंबिसार हैं साथियों, वो हर्यक वंश में मगध के राजा थे, गौतम बुद्ध के समकालीन। ये बिंदुसार हैं जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे हैं और मौर्य साम्राज्य के दूसरे राजा हैं, सेकंड रूलर हैं मौर्यन एम्पायर के। और फिर आते हैं साथियों अशोक। अशोक द ग्रेट, अशोक महान। अशोक महान, सबसे भारत के महानतम शासकों में अशोक का नाम आता है। हालांकि कुछ बहुत बुरी बातें भी अशोक के साथ जुड़ी हुई हैं। कहा जाता है कि अशोक का जब राज्य अभिषेक हुआ तो अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी और अपने 99 भाइयों को मार करके अशोक राजा बना था। कितना सच है झूठ है ये अलग बात है, पर अशोक के बारे में ये सारी बातें भी फेमस हैं। और अशोक ने कैसे भेरी घोष से धम्म घोष की नीति अपनाई, कमेंट करके बताइएगा किस शिलालेख में यह था कि अशोक ने कैसे भेरी घोष से धम्म घोष की नीति अपनाई। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। धार्मिक समन्वयता, रिलीजियस टॉलरेंस, जो कि 12वें शिलालेख में दिया गया है, इन सभी चीजों को अशोक ने अपनाया। वो सभी बातें अशोक को एक महान शासक बनाती हैं, अशोक को एक ग्रेट रूलर बनाती हैं। उसने बहुत बड़े पैमाने पर साम्राज्य का विस्तार किया। श्रीलंका का इलाका छोड़ दीजिए, तमिलनाडु का कुछ इलाका छोड़ दीजिए, केरल का थोड़ा सा इलाका छोड़ दीजिए, यहाँ असम का इलाका छोड़ दीजिए, बाकी पूरा इलाका मौर्यों के हाथ में था। बाकी पूरा इलाका मौर्यन टेरिटरी में शामिल था। कलिंग को उसने जीता और कलिंग के बाद ही उसका हृदय परिवर्तन हुआ, वो हम डिस्कस करेंगे। उसके भाई भी थे, जैसे सुसीम उसका भाई था, तिस, ये सारे। ठीक है, अशोक के बाद एक शासक कुणाल का नाम आता है। ठीक, कुणाल के बाद एक दशरथ का नाम आता है साथियों। फिर संप्रति का नाम आता है, उज्जैनी में शासन किया। और आखिरी शासक बृहदत्त, आखिरी शासक है बृहदत्त। बाकी और भी शासक हैं, शालिनी, शुकदेव, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। इतने सारे शासकों के नाम हमें याद नहीं करने, हमें बस याद रखना है नंबर 1 चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार, फिर अशोक और अंतिम शासक कौन होता है साथियों? बृहदत्त। ये 4 शासक ही हमें याद रखने हैं। दी 4 रूलर्स आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम चंद्रगुप्त मौर्य को डिस्कस करेंगे। तो देखिए साथियों, जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं ये मौर्य वंश के संस्थापक हैं। ही इज द फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। और 322 ईसा पूर्व में, इनका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था, लेकिन 322 ईसा पूर्व में 322 बीसी में
ये राजा बनते हैं, ये किंग बनते हैं। 322 ईसा पूर्व में इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की, और जब इन्होंने स्थापना की तो फिर ये भारत का पहला साम्राज्य बना, भारत के पहले ऐतिहासिक सम्राट, ये मैं आपको बता चुका हूं। और इसकी जानकारी हमें महावंश टीका से मिलती है। महावंश टीका में ये सारी जानकारी दी गई है। और दूसरी इसकी जानकारी हमें मुद्रा राक्षस से मिलती है, जो कि विशाख दत्त ने गुप्त काल के समय पर लिखी थी। इनके लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है, सकल जम्मू द्वीप स्वामी, मतलब पूरे जम्मू द्वीप का राजा, सकल जम्मू द्वीप स्वामी। तो एक वर्ड है, एक उपाधि है जो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए इस्तेमाल की गई है। अगला, जितने भी शासक आपको मिलेंगे, जितने भी राजा आपको मिलेंगे, स्पेशली आप अशोक की बात करें या फिर आप बिंदुसार की बात करें, चंद्रगुप्त की बात करें, क्योंकि ये सारे यूनानी राजाओं के समकालीन हैं, भारत के यूनान से संबंध सबसे घनिष्ठ रहेंगे इस समय के दौरान। तो ग्रीक बहुत ज्यादा रिलेशन में है इंडियंस के, तो ग्रीक भी इंडियंस के बारे में लिखेंगे, और जब जब वो इंडियंस के बारे में लिखते थे वो उनके नाम बदल देते थे। तो एक राजा के, एक जगह के आपको 2 या 3 नाम मिलेंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के भी आपको कई नाम मिलते हैं। जैसे साथियों, हमें जूनागढ़ अभिलेख में, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो कि गुजरात में है, वहां चंद्रगुप्त मौर्य ही नाम मिलता है। वहां हमें उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया था। वहीं साथियों, दूसरी चीज आप समझ पाए तो ग्रीक साहित्य में हमें चंद्रगुप्त के लिए सेंड्रोकोटस नाम मिलता है और एंड्रोकोटस नाम मिलता है। सेंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स ये दोनों ग्रीक नाम हैं, ये दोनों यूनानी नाम हैं। और सेंड्रोकोट शब्द का प्रयोग चंद्रगुप्त के लिए किया गया है, इसकी जानकारी विलियम जोन्स ने दी थी। विलियम जोन्स ने यह बताया था कि सेंड्रोकोट्स शब्द का जो प्रयोग है ये चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ही किया गया है। अब वो चाहे स्ट्रैबो हो, मैगस्थनीज हो, एरियन हो या जस्टिन हो, इन सभी लोगों ने सेंड्रोकोट्स शब्द का प्रयोग चंद्रगुप्त के लिए किया है। वहीं एपियन और प्लूटार्क ने एंड्रोकोट्स शब्द का प्रयोग चंद्रगुप्त के लिए किया है। इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी और पाटलिपुत्र को ग्रीक भाषा में पॉलीब्रोथा कहा गया है। जब मेगास्थनीज अपनी इंडिका को लिखता है तो उसमें वो पाटलिपुत्र के लिए पॉलीब्रोथा शब्द का इस्तेमाल करता है। तो ये सारे नाम पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं प्रश्न आपको बता दूं, सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि सेंड्रोकोट्स नाम का प्रयोग किस भारतीय राजा के लिए किया गया था? द वर्ड सेंड्रोकोस्ट वॉज यूज फॉर विच इंडियन रूलर? तो जवाब देंगे चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य हमें जूनागढ़ अभिलेख में देखने मिलता है। सेंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स ये दोनों ही यूनानी नाम हैं। सेंड्रोकोट्स को चंद्रगुप्त मौर्य से कनेक्ट किया था विलियम जोन्स ने। मैगस्थनीज ने अपनी किताब इंडिका में भी सेंड्रोकोट्स शब्द का प्रयोग किया है और पाटलिपुत्र जो कि मौर्यों की राजधानी रही उसके लिए पॉलीब्रोथा शब्द का इस्तेमाल किया है। ये सारे शब्द आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है साथियों। ठीक है जी, चलो तो अब आगे बढ़ते हैं, अगले हिस्से पर हम आते हैं, नेक्स्ट पार्ट पर हम आते हैं। अगला हमें यह समझना है कि सीमाएं कहां कहां तक विस्तृत थीं चंद्रगुप्त के शासनकाल में। तो आप देख पाइए कि चंद्रगुप्त के शासनकाल में दक्षिण, उत्तर, पूरब, पश्चिम में अच्छा विस्तार था। कलिंग वाला इलाका चंद्रगुप्त के हाथ में नहीं था। यही वो कलिंग का इलाका है जिसे अशोक ने जीता था। ये जो कलिंग का इलाका है ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में नहीं था। श्रीलंका कभी भी मौर्यों के अंडर में नहीं रहा, असम का इलाका कभी नहीं रहा, और ये तमिलनाडु केरल का जो इलाका है ये नहीं रहा। बाकी इनकी जो उत्तरी सीमा है ये हिमालय से मिलती थी। इनकी नदर्न बाउंड्री आप देख सकते हैं कि हिमालय से जाकर के मिलती थी। इनकी पश्चिमी सीमा, वेस्टर्न बाउंड्री, हिंदुकुश माउंटेन से जाकर के, हिंदुकुश पर्वत से जाकर के मिलती थी। ईरान से इनकी सीमाएं जुड़ गई थी। यहां से ईरान शुरू हो जाता है तो वहां तक इनकी सीमाएं थी। और इनकी जो पूर्वी सीमा है ये बंगाल की खाड़ी तक जाती थी। आप देख सकते हैं कि बे ऑफ बंगाल तक फैली हुई है। और दक्षिणी सीमा जो है वो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों तक जाती थी, जिसकी जानकारी हमें तमिल ग्रंथ
एहनानूर से मिलती है। एक तमिल ग्रंथ है एहनानूर, जिससे हमें इनके दक्षिण विस्तार की जानकारी मिलती है, जिससे हमें इनके साउथ एक्सटेंशन की इंफॉर्मेशन मिलती है। तो यह सवाल भी पूछा जा सकता है कि एहनानूर क्या है। तो एहनानूर एक तमिल ग्रंथ है जिससे हमें मौर्यों के दक्षिण विस्तार की जानकारी मिलती है, जिससे हमें मौर्यों के साउथ एक्सपेंशन की इंफॉर्मेशन मिलती है। जस्टिन ने एक जगह उल्लेख भी किया है कि चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर दोनों की मुलाकात एक बार हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य और अलेक्जेंडर जो है वो एक दूसरे से मिले थे, ऐसा जस्टिन लिखता है। ठीक है जी, चलो तो ये बात हो गई। अब एक बार हम सारी बातों को रिकॉल कर लें जल्दी से ताकि क्लियर हो जाए बातें। तो सबसे पहली बात हमने क्या पढ़ी? तो सबसे पहला पॉइंट तो हमने यही पढ़ा कि 322 ईसा पूर्व में धनानंद को हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। इसमें इनकी सहायता चाणक्य ने की थी, जिनके पिता का नाम चणक था। इन्होंने अर्थशास्त्र किताब लिखी थी। तीसरा हमने ये पढ़ा कि इनकी जो कैपिटल थी वो पाटलिपुत्र थी, जिन्हें मैगस्थनीज ने पॉलीब्रोथा का नाम दिया है। चौथा पॉइंट हमने ये पढ़ा कि इन्हें बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, ये हमें जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। ग्रीक में इनके दो नाम हैं, एक सेंड्रोकोट्स और एक एंड्रोकोट्स। सेंड्रोकोट्स नाम का जो प्रयोग है वो मेगास्थनीज मुख्य रूप से करता है, वहीं जो प्लूटार्क है वो एंड्रोकोट्स नाम का प्रयोग करता है। सेंड्रोकोट्स को विलियम जोन्स ने कनेक्ट किया था और कहा था कि ये नाम चंद्रगुप्त मौर्य के लिए इस्तेमाल किया गया है। राज्य चंद्रगुप्त मौर्य का बहुत बड़ा था, मैसिव एम्पायर चंद्रगुप्त मौर्य हैड, वेरी मैसिव। उत्तर में ये हिमालय माउंटेन से जाकर के मिलते थे, साउथ में ये कर्नाटक आंध्र प्रदेश की बाउंड्री तक पहुंच गए थे, वेस्ट में ये हिंदू कुश माउंटेन तक पहुंच गए थे, ईस्ट में ये बे ऑफ बंगाल तक पहुंचे थे। जो नहीं था चंद्रगुप्त मौर्य के समय, कलिंग पर इनका अधिकार नहीं था, श्रीलंका पर इनका अधिकार नहीं था, असम पर इनका अधिकार नहीं था, और तमिलनाडु और केरला के क्षेत्रों पर इनका अधिकार नहीं था। ये हिस्से छूटे हुए थे। अशोक कलिंग पर अधिकार कर लेगा, हालांकि श्रीलंका, असम और इन पर अधिकार नहीं कर पाएगा। और इनकी जो सीमा है पश्चिम की, वो ईरान से जुड़ जाती थी, वो पर्शिया से कनेक्ट हो जाती थी। इतना अधिक विस्तार था, इतना अधिक विस्तार भारत में फिर कभी नहीं हो पाया, इतना अधिक एक्सपेंशन इंडिया में आने वाले समय में कभी भी नहीं हो पाया साथियों। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले हिस्से पर आते हैं। अब चंद्रगुप्त मौर्य के कुछ उपलब्धियों और कार्यों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक छोटा सा फैक्ट हम डिस्कस करेंगे कि जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल था तो कहा जाता है कि मगध में 12 वर्षों का एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। अब ये आपको याद भी होगा, हमने पहले भी चर्चा की है 12 वर्षों के अकाल की। कहाँ की है वो भी मैं आपको बताता हूँ। एक तो हमने जैन धर्म में इसकी चर्चा की थी कि मगध में जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था तो 12 वर्षों का एक बहुत लंबा अकाल पड़ा, जिससे जैन धर्म के शाखा जो है भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत चले गए थे। और जब वो वापस आए तो जैन धर्म का दो भागों में विभाजन हो गया, एक दिगंबर और एक श्वेतांबर। ये हमने डिस्कस किया था। अब यहां हम एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। तो हमने सोहगारा ताम्रलेख की चर्चा की थी और महागरा अभिलेख की बात की थी। महागरा आपको याद होगा कि बांग्लादेश से मिलता है और सोहगारा ताम्रलेख हमें यूपी से मिलता है। इसमें हमें मगध में पड़ने वाले अकाल और राजा ने उससे कैसे निपटा इसके बारे में लिखा हुआ था। तो वहां लिखा हुआ है उन अभिलेखों में कि जब मगध में 12 वर्षों का एक लंबा अकाल पड़ा, 12 ईयर्स का एक बहुत लंबा ड्रॉट जब मगध में आया, तो वहां पर राजा ने अपने अन्न भंडारों का प्रयोग किया और हर व्यक्ति को निश्चित मात्रा में एक राशन दिया जाता था। तो एक प्रकार से राशन प्रणाली के आरंभिक साक्ष्य ये देता है, राशनिंग सिस्टम के ये अर्ली एविडेंसेस को बताता है साथियों, राशन प्रणाली के आरंभिक साक्ष्यों को ये बताता है। ठीक है जी, चलिए अब कुछ और बातें हम समझते हैं। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य की यूनान के सेल्यूकस निकेटर से एक युद्ध हुआ था।
जो यूनान का सेल्यूकस निकेटर था, हमने डिस्कस भी किया था, अगर आप लोगों को याद हो तो जब हमने ग्रीक इन्वेजन पढ़ा था इंडिया में, भारत में हमने यूनानी आक्रमण के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ हमने सेल्यूकस निकेटर के बारे में चर्चा की थी कि कैसे जो सिकंदर है, अलेक्जेंडर ग्रेट है, वो अपने साम्राज्य को अपने सैनिकों को दे करके जाता है, आपस में उनमें लड़ाइयाँ होती हैं और ये जो इलाका है वो सेल्यूकस निकेटर के पास आ जाता है। ये भारतीय इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना है, ये इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा इवेंट है जो ये दिखाएगा कि भारतीय युद्ध कला में कितने श्रेष्ठ थे। क्योंकि 305 ईसा पूर्व में 305 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में लड़ाई होती है। और साथियों, आपको जान करके बहुत खुशी होगी कि इसमें चंद्रगुप्त मौर्य की जीत होती है। वो कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य सिर्फ जीता नहीं था, जैसे कल के टेस्ट में भारत ने पछाड़ लगाई है इंग्लैंड को, इसी तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था। और इसके बाद संधियां हुई और उस संधि के तहत सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी की शादी कर दी। सेल्यूकस निकेटर ने कांधार के अलावा 3 और प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए। मेगास्थनीज एक दार्शनिक के रूप में चंद्रगुप्त के दरबार में आया और साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य ने बदले में 500 हाथी दिए, क्योंकि हाथी सेना उस समय मगध की सबसे अच्छी थी। याद कीजिए, हमने मगध के उत्कर्ष को पढ़ा था, हमने राइज ऑफ मगध को पढ़ा था, तो वहां हमने इसी बात की चर्चा की थी कि मगध की सफलता में वहां की हाथी सेना का बहुत बड़ा योगदान था। वहां का जो एलिफेंट से उन्होंने एक आर्मी बनाई थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी साथियों। तो देखिए, सेल्यूकस निकेटर से युद्ध होता है 305 ईसा पूर्व में। सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त ने हरा दिया। निकेटर की बेटी हेलेना का चंद्रगुप्त से विवाह हुआ। चंद्रगुप्त को काबुल, कांधार, हेरात और मकरान, ये 4 इलाके मिले। इन चारों के नाम ग्रीक में अलग हैं, पर वो हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। काबुल, कांधार, हेरात और मकरान। इसी वजह से चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य है उसका बहुत विस्तार हो गया और उसकी सीमा ईरान से टच होने लगी, क्योंकि काबुल, ये कांधार, काबुल, मकरान, हेरात, ये सारा इलाका, ये मकरान वाला इलाका है, ये काबुल, कांधार और हेरात वाला इलाका है। ये पूरा का पूरा इलाका जो है, ये पूरी की पूरी जो टेरिटरी है वो सेल्यूकस निकेटर के अंडर में थी। और जब 305 ईसा पूर्व में 305 बीसी में सेल्यूकस निकेटर हार गया चंद्रगुप्त मौर्य से, तब ये पूरे इलाके चंद्रगुप्त मौर्य को मिल गए थे। और निकेटर ने अपनी बेटी हेलेना की शादी भी चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। निकेटर ने जो अपनी बेटी हेलेना जो थी वो चंद्रगुप्त मौर्य से उसकी शादी भी हो गई थी। तो ये भारतीय इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना है। ये इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा इवेंट है कि हमेशा ये कहना कि भारतीय, जैसे अंग्रेज जब आएंगे ना, हम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो वो व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी लेकर के आएंगे और वो ये दर्शाने की कोशिश करेंगे कि भारतीय हमेशा से पिछड़े हुए रहे हैं, इंडियंस हमेशा से काफ़ी पीछे रहे हैं साथियों। तो इन चीज़ों को फिर ठीक किया जाएगा। तो और ये जब आर्ग्यूमेंट दिए जाएंगे कि देखिए हमारे यहाँ भी चंद्रगुप्त मौर्य जैसे शासक हुए हैं जिन्होंने सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया, जो कि अलेक्जेंडर वाले इलाके में ही शासन कर रहा था। तो ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। आखिर में हम चर्चा करते हैं कि इनकी मृत्यु कैसे हुई, डेथ कैसे हुई। तो चंद्रगुप्त मौर्य शुरुआत में ब्राह्मण धर्म को ही मानता था, लेकिन बाद में जैन मुनि भद्रबाहु से दीक्षा लेकर के उसने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। तो यह प्रश्न पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में किस धर्म को अपना लिया था। तो अंतिम समय में उसने जैन धर्म को अपना लिया था और जैन धर्म की शिक्षा या दीक्षा भद्रबाहु के द्वारा दी गई थी साथियों। और फिर उसने अपने प्राणों का जो त्याग है वो संलेखना विधि के द्वारा किया था। आज भी जैन धर्म में संलेखना विधि प्रचलित है, जिसमें आप उपवास रखते हैं, एक ऐसा उपवास जब तक अंतिम समय नहीं आ जाता। तो संलेखना विधि के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला जो कर्नाटक में है वहां अपने जीवन का त्याग किया था। श्रवणबेलगोला वही जगह है जहां गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा है, जहां हर 12 साल के बाद महामस्तक अभिषेक का आयोजन
किया जाता है। तो ये प्रश्न पूछा जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहां पर हुई, तो श्रवण बेलगोला कर्नाटक में, और अंतिम समय में जैन धर्म का अनुयायी बन गया था और जैन धर्म में दीक्षा देने का काम भद्रबाहु ने किया था। वही भद्रबाहु जो दक्षिण भारत आ गए थे, दिगंबर की स्थापना, वो सारी चीजें। कुछ बातें और, जैसे चंद्रगुप्त के महल के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि लकड़ी का महल था और इसके अवशेष हमें बिहार के बुलंदी बाग और कुम्रहार से मिले हैं। बिहार में बुलंदी बाग और कुम्रहार से हमें चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष मिले हैं, जिसके बारे में मेगास्थनीज ने अपनी किताब इंडिका में लिखा था। एक और बात, सुदर्शन झील के बारे में भी याद रखना कि यह जूनागढ़ में है, जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य ने कराया था। यह प्रश्न पूछा जाता है, पुष्यगुप्त वैश्य ने इसका निर्माण कराया था। आगे भी हम सुदर्शन झील के बारे में पढ़ेंगे, आगे भी हम सुदर्शन लेक के बारे में पढ़ेंगे, जब हम रुद्रदामन के बारे में पढ़ेंगे, जब हम स्कंदगुप्त के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां भी हम सुदर्शन लेक के बारे में पढ़ रहे होंगे। तो ये प्रमुख बातें हैं जुड़ी हुई हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। उम्मीद है कि चंद्रगुप्त मौर्य वाला टॉपिक दिमाग में क्लियर हो गया होगा। कुछ बातें मैं आपसे पूछ लेता हूं। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना कब की? 322 ईसा पूर्व में। 322 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य एस्टैब्लिश्ड मौर्यन एम्पायर। प्रधानमंत्री कौन थे? चाणक्य। प्राइम मिनिस्टर कौन थे? चाणक्य। राजधानी पाटलिपुत्र, जिसे पॉलीब्रोथा कहा जाता है। नाम सैंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स, जो कि यूनानी नाम है, ग्रीक नाम है। लड़ाई किससे हुई थी? सेल्यूकस निकेटर से लड़ाई हुई थी। 305 ईसा पूर्व में निकेटर को हरा दिया। निकेटर ने अपनी बेटी हेलेना की शादी चंद्रगुप्त से कर दी। काबुल, कांधार, हेरात और मकरान, ये 4 इलाके चंद्रगुप्त को दे दिए। चंद्रगुप्त ने बदले में 500 हाथी दे दिए। भद्रबाहु ने जैन धर्म में शिक्षा दी और जीवन का अंतिम समय कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में बिताया और वहीं संलेखना विधि के द्वारा अपने प्राणों का त्याग कर दिया। मगध में 12 वर्षों का अकाल पड़ा। इस अकाल से निपटने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने राशन प्रकार की व्यवस्था की शुरुआत की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा गुजरात के जूनागढ़ में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, बिहार में जो जगह है साथियों, एक कुम्रहार नाम की जगह, वहां से हमें चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष मिलते हैं, कुम्रहार और बुलंदी बाग से। तो ये महत्वपूर्ण बातें थी। उम्मीद है कि चंद्रगुप्त मौर्य अब आपके दिमाग में स्पष्ट हो गए होंगे और सारी बातें उनसे जुड़ी हुई बड़ी क्लियर हो गई होंगी साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें चर्चा करनी है बिंदुसार के बारे में, कि बिंदुसार एक और महान राजा, बिंदुसार के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे साथियों। ठीक है, तो देखिए बिंदुसार जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। जो बिंदुसार हैं, ही वॉज द सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, और इनका राज्य अभिषेक लगभग 298 ईसा पूर्व में हुआ था। 298 बीसी के आसपास इनका कोरोनेशन हुआ था। इन्हें भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे इनका सबसे प्रसिद्ध नाम है अमित्रघात, जिसको यूनानी भाषा में अमित्रोचेट्स कहा गया है। यह नाम याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिंदुसार का जो सबसे प्रसिद्ध नाम है वो है अमित्रघात, और इन्हें यूनानी भाषा में अमित्रोचेट्स कहा गया है। और अमित्रघात का मतलब होता है शत्रुओं का नाश करने वाला, डिस्ट्रॉयर ऑफ द एनिमीज। अमित्रघात का मतलब होता है शत्रुओं का नाश करने वाला, अर्थात डिस्ट्रॉयर ऑफ द एनिमीज। और पतंजलि, आचार्य पतंजलि ने जो महाभाष्य लिखी है उसमें इन्होंने अमित्रघात शब्द का प्रयोग बिंदुसार के लिए किया है। बिंदुसार के बारे में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि अशोक जहां बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य जहां जैनिज्म को फॉलो करते हैं, वहीं बिंदुसार आजीवक धर्म के अनुयायी थे। यह हमने पहले भी पढ़ा था कि बिंदुसार जो है वो आजीवक धर्म के अनुयायी थे, और इसका प्रभाव अशोक पर भी पड़ा। अशोक जब राजा बना तो उसने आजीवकों के लिए बराबर की गुफाओं में बहुत सारे शैलाश्रय बनवाए, चाहे वो कर्ण चौपाड़ हो, विश्व झोपड़ी हो, सुदामा गुफा हो, ये सब उसने आजीवकों के लिए बनवाई थी। बाद में दशरथ जो एक और राजा होता है, उसने भी नागार्जुनी की गुफाएं बिहार में बनवाई आजीवकों के लिए। तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं मौर्य साम्राज्य पर भी हमें देखने के लिए मिलता है। तो याद रखेंगे
बिंदुसार का एक नाम है अमित्रघात, शत्रुओं का नाश करने वाला, और ग्रीक भाषा में अमित्रोचेट्स कहा जाता है, यूनानी भाषा में। ठीक है। एक और नाम हमें पुराण में मिलता है, तो पुराण में इसे भद्रसार या मद्रसार कहा गया है, और जैन धर्म में इसे सहसैन कहा गया है, और इनकी माता का नाम दुर्धरा माना गया है। ठीक है। तो जैन साहित्य में इन्हें सहसैन कहा गया है, और पुराणों में इसे मद्रसार या भद्रसार नाम से पुकारा गया है। तो ये है इसके अलग अलग नाम है। बिंदुसार का एक नाम अमित्रघात, दूसरा अमित्रोचेट्स, तीसरा भद्रसार या मद्रसार, और चौथा नाम है सहसैन। ये नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बनने की बहुत संभावना है, यहाँ से क्वेश्चंस आने की बहुत ज्यादा संभावना है। ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले हिस्से पर आते हैं। अब थोड़ी सी चर्चा हम यहाँ करेंगे कि यूनान की नीति क्या थी, ग्रीक पॉलिसी क्या थी चंद्रगुप्त बिंदुसार की, क्योंकि ग्रीक से बहुत क्लोज रिलेशंस रहेंगे मौर्यंस के। जो यूनान है, तो यूनानी राजाओं से मौर्यों के बहुत अच्छे संबंध रहेंगे। ये सिर्फ अभी से शुरू नहीं हुआ, ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय से शुरू हो गया था, और ये लगभग पूरे शासनकाल में चलता रहेगा। ऑलमोस्ट पूरे के पूरे रिजीम में ये बात चलती रहेगी। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, एक राजा है सीरिया के राजा जिनका नाम था एंटीयोकस। सीरिया के एक राजा थे जिनका नाम था एंटीयोकस। तो ये एंटीयोकस के पास अपना एक राजदूत भेजा, और एंटीयोकस ने डाइमेकस नाम का एक राजदूत भेजा था भारत में। मेगस्थनीज के बाद ये भारत में दूसरा ग्रीक राजदूत था। आफ्टर मेगस्थनीज ही was the second Greek ambassador in India. So in few books he is called the successor of the मेगस्थनीज। उसे कई किताबों में मेगस्थनीज का उत्तराधिकारी कहा जाता है, क्योंकि मेगस्थनीज के बाद जो दूसरा औपचारिक यूनानी राजदूत भारत आया या नियुक्त किया गया, सेकंड ग्रीक ऑफिशियल एम्बेसडर वाज डाइमेकस, जिसे सीरिया के राजा एंटीयोकस ने भारत भेजा था। और इसकी भी कहानी है। कहानी यह है कि पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने एक संदेश भिजवाया, और चंद्रगुप्त मौर्य ने 3 प्रार्थनाएं की थी एंटीयोकस से। उन्होंने कहा कि हमें एक बहुत अच्छी मदिरा चाहिए, यह बात मान ली गई, कहा जी करिए हम आपको मदिरा भेज देते हैं। अंजीर चाहिए, ये वाली बात भी मान ली गई। दार्शनिक चाहिए, ये वाली बात नहीं मानी गई। दार्शनिक नहीं भेजे गए, फिलोसोफर्स नहीं भेजे गए। कहा जाता है कि उस समय यूनान में दार्शनिकों के क्रय विक्रय की कोई परंपरा नहीं थी, या उनको उपहार में देने की कोई परंपरा नहीं थी। राजदूत बन के जा सकते थे, कुछ समय रह सकते थे, लेकिन हमेशा के लिए एक दार्शनिक देना, ये उस समय शायद ग्रीक परंपराओं में शामिल नहीं था। तो सीरिया के राजा एंटीयोकस से 3 प्रार्थनाएं की थीं बिंदुसार ने कि हमें मदिरा चाहिए, वो मिल गई। हमें अंजीर चाहिए, वो भी मिल गए। हमें दार्शनिक चाहिए, ये वाली बात नहीं मानी। हालांकि डाइमेकस को अपना राजदूत बना करके जरूर भेजा, डाइमेकस को अपना एम्बेसडर बना करके जरूर भेजा साथियों, जो कि मेगस्थनीज का उत्तराधिकारी हुआ। अगली बात, कुछ और बातें हम समझ लें कि इसके समय तक्षशिला में विद्रोह हो गए। अब चूंकि ये पूरा इलाका, ये पूरी टेरिटरी है, यहाँ तक्षशिला वाला इलाका है, तो तक्षशिला में जनता ने विद्रोह कर दिया। एक बार जनता ने विद्रोह किया, और दूसरी बात वहाँ के जो क्षेत्रीय नेता थे, जो रीजनल लीडर्स थे, उन्होंने विद्रोह किया। तो तक्षशिला में विद्रोह बहुत बड़ा हो चुका था। तो विद्रोह को दबाने के लिए पहले उसने अपने बेटे सुशीम को भेजा, और बाद में उसने अपने बेटे अशोक को भेजा, और अशोक ने यहीं पर पहली बार अपनी योग्यता का प्रमाण दिया था। अशोक ने यहीं पर बताया था कि कैसे वो चीजों को डील कर सकता है, और अशोक को अवंती का गवर्नर बनाया गया था। अशोक जो है वो अवंती का गवर्नर था। तो अशोक को कहा गया कि आप तक्षशिला जाइए, और तक्षशिला जाकर के वहां पर सभी विद्रोहों का दमन कीजिए, सारे विद्रोहों को खत्म कीजिए। तो विद्रोहों को दबाने के लिए पहले सुशीम को भेजा गया, और फिर अशोक को भेजा गया। अशोक उस समय अवंती का गवर्नर था। ही वॉज द गवर्नर ऑफ अवंती एट दैट पर्टिकुलर टाइम। आगे साथियों एक और शब्द का इस्तेमाल हमें मिलता है,
खल्लाटक। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक शब्द है खल्लाटक। तो खल्लाटक शब्द का जो प्रयोग है ये 500 सदस्यों वाली मंत्री परिषद के प्रधान के लिए किया गया है। कहा गया है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थी जिसमें 500 मेंबर थे, जिसमें 500 मेंबर थे, और 500 मेंबर की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो हेड होता था वो खल्लाटक था। तो ये सवाल भी पूछा गया कि खल्लाटक शब्द का प्रयोग किसके शासनकाल में किया गया है। तो जो खल्लाटक शब्द का प्रयोग है यह बिंदुसार के शासनकाल में किया गया है। इट वॉज यूज्ड ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ बिंदुसार। बिंदुसार के शासनकाल में इस शब्द का प्रयोग किया गया है। कहा गया है कि बिंदुसार को असिस्ट करने के लिए 400 लोगों की मंत्री परिषद थी और 400 लोगों की मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष था उसे खल्लाटक कहा जाता था साथियों। ठीक, प्रधानमंत्री शुरुआत में चाणक्य, फिर चाणक्य की मृत्यु के बाद राधागुप्त। राधागुप्त ने ही अशोक का साथ दिया था और अगला राजा अशोक बना था। ये आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। ही वॉज द फॉलोवर ऑफ आजीवक सेक्ट। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। नहीं हुई है तो आइए एक बार जल्दी से हम चीजों को रिकॉल कर लेते हैं। तो हमने ये देखा कि जो बिंदुसार है ये 298 बीसी में राजा बनता है। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। इसके भी हमेशा की तरह बहुत सारे नाम हैं, जैसे एक नाम है अमित्र घात, एक नाम है अमित्र चेट्स जो कि यूनानी नाम है, एक नाम है मद्रसार या भद्रसार के नाम से जाना जाता है। जैन ग्रंथ में इसे सहसेन के नाम से जाना जाता है। अगला ये आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। ही वॉज अ फॉलोवर ऑफ आजीवक सेक्ट। सीरिया के एक राजा थे। सीरिया के राजा का नाम था एंटीयोकस। एंटीयोकस से इन्होंने रिक्वेस्ट की, 3 रिक्वेस्ट की कि हमको मदिरा दे दो, मिल गई। हमको अंजीर दे दो, ये भी दे दिया। दार्शनिक मांगे, वो नहीं मिले, फिलोसोफर नहीं मिले। हालांकि एंटीयोकस ने डाईमेकस को अपना राजदूत बना करके, अपना एम्बेसडर बना करके भेजा था, जो मेगास्थनीज का एक प्रकार से उत्तराधिकारी था, जो मेगास्थनीज का एक प्रकार से सक्सेसर था। हमने ये भी देखा साथियों कि राजा की सहायता के लिए 500 लोगों की एक परिषद थी, 500 लोगों की एक काउंसिल थी, और इस परिषद का जो प्रमुख था वो खल्लाटक था। इसी के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ और तक्षशिला के विद्रोह को दबाने के लिए पहले सुसीम को भेजा गया और बाद में अशोक को भेजा गया। अशोक उस समय अवंती या उज्जैन का गवर्नर हुआ करता था। ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली। उम्मीद है कि ये टॉपिक आपके दिमाग में क्लियर हुआ होगा और बिंदुसार से जुड़ी हुई ये सारी महत्वपूर्ण बातें कंप्लीट होती हैं साथियों। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं साथियों और अब हम चर्चा करते हैं अशोक महान के बारे में, अशोका द ग्रेट के बारे में। भारत के पूरे इतिहास में महानतम शासकों की सूची में शामिल है अशोक, और शायद महानतम शासकों की सूची में बहुत ऊंचे स्थान पर अशोक को रखा जाता है, क्योंकि एक तो साम्राज्य विस्तार, फिर जिस तरह से उन्होंने अपनी नीतियां बनाई, चाहे वो धार्मिक सहिष्णुता की नीति हो, जन कल्याण की नीति हो, पब्लिक वेलफेयर की नीति हो, प्रजा के प्रति उनका लगाव हो, वो सभी बातें अशोक को महान बनाती हैं। हालांकि अशोक की शुरुआत में ऐसी कुछ बातें नहीं थी। जैसे ये बात कई जगह पर लिखी हुई है कि अशोक अपने 99 भाइयों को मार करके राजा बना था। अशोक जब किंग बना तो उसने लगभग अपने 99 भाइयों को मारा था, ऐसा सहेली साहित्य लिखता है, जो श्रीलंका में बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ साहित्य है। तो 269 बीसी में अशोक राजा बनता है। 269 बीसी के आसपास अशोक मौर्य का राजा बनता है। पिता का नाम बिंदुसार था और जो माता है तो माता का नाम शुभद्रांगी था। दिव्यावदान में ऐसा लिखा है। दिव्यावदान ये कहती है कि माता का नाम शुभद्रांगी था। अगर आप लोगों को याद आ रहा हो तो बहुत पहले ये सवाल पूछा गया था कि बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान से हमें मुख्य रूप से किसकी जानकारी मिलती है, तो बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान से हमें अशोक की जानकारी मिलती है, अशोका की इंफॉर्मेशन मिलती है। राजा बनने से पहले ये अवंती के राज्यपाल थे, ऐसा बुद्ध घोष के द्वारा लिखी गई किताब सामंत पासादिका में लिखा हुआ है। तो सामंत पासादिका बुद्ध घोष की एक किताब है और सामंत पासादिका में ये लिखा हुआ है कि ये अवंती के राज्यपाल थे। ही वॉज द गवर्नर ऑफ उज्जैनी बिफोर बिकमिंग द एम्परर।
ठीक है। और प्रधानमंत्री राधा गुप्त थे, और राधा गुप्त के साथ मिलकर के ही अपने 99 भाइयों को इसने मारा था, और इस तरह ये राजा बनता है। तो शुरुआत की कहानी आपको कुछ बहुत इंटरेस्टिंग नहीं लगने वाली, क्योंकि साम्राज्य बहुत बड़ा हो चुका था, इसलिए साम्राज्य में अलग अलग प्रशासनिक केंद्र बना दिए गए थे, अलग अलग पॉलिटिकल सेंटर बना दिए गए थे। जैसे एक उत्तर पथ था जो तक्षशिला जिसका केंद्र था, दक्षिण पथ था जिसका केंद्र स्वर्णगिरी हुआ करता था। उसी तरीके से पूर्वी प्रांत जिसे प्राशी कहा जाता था, पाटलिपुत्र उसका केंद्र था। कलिंग जिसे नया जीता गया था उसकी राजधानी तोसली को बनाया गया था साथियों। और जो उज्जैनी है, अवंती राष्ट्र इसे कहा जाता था, उसकी राजधानी उज्जैनी को बनाया गया था। तो ये 5 प्रमुख प्रांत आप कह सकते हैं अशोक के शासनकाल में थे। उत्तर पथ जिसकी राजधानी तक्षशिला था, दक्षिण पथ जिसकी राजधानी स्वर्णगिरी थी, पूर्वी पथ जिसे प्राशी कहा गया पाटलिपुत्र, उज्जैनी राष्ट्र अवंती राष्ट्र उज्जैनी राजधानी थी, कलिंग जिसे अशोक ने जीता था उसकी राजधानी तोसली को बनाया गया था। तो इस तरह शासन का उसने विभाजन किया, इस तरह अपने प्रशासन को अलग अलग भागों में अशोक ने बांटा था। तो सहली साहित्य कहते हैं कि अशोक ने अपने 99 भाइयों को बांटा, मार दिया। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावादान कहता है कि अशोक की माता का नाम शुभ द्रांगी था, और बुद्ध घोष की सामंत पासादिका कहती है कि राजा बनने से पहले अशोक अवंती का राज्यपाल था। अशोक वॉज द गवर्नर ऑफ अवंती। और ये उसके राज्यों के अलग अलग हिस्से हैं, ये उसके स्टेट के अलग अलग हिस्से हैं जो आपको याद रखने हैं। अब अशोक के अभिलेख हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और अशोक के अभिलेखों में हमें अशोक के अलग अलग नाम मिलते हैं। ये हमने कल की क्लास में भी डिस्कस किया था। एग्जाम्पल के लिए हमें मास्की अभिलेख जो कर्नाटक में है, मास्की अभिलेख जो कर्नाटक में है, गुर्जरा जो मध्य प्रदेश के दतिया में आता है, जो मध्य प्रदेश के दतिया में आता है, नेत्तूर यह भी कर्नाटका में है। इन सभी से हमें उसका नाम अशोक मिलता है। मास्की, नेत्तूर जो कर्नाटक में है, गुर्जरा जो कि मध्य प्रदेश के दतिया में है, इन सभी में हमें उसका नाम अशोक मिलता है। कनगनहल्ली लेख, कनगनहल्ली इंक्रिप्शन, ये भीमा नदी के किनारे कर्नाटक पर कनगनहल्ली लेख है। यहां से हमें साथियों इसका नाम राणो अशोक मिलता है। इसमें दिखाया नहीं गया है, कोई बात नहीं। रानियों अशोक नाम मिलता है। तो रानियों अशोक, राजा अशोक, ये प्लीज याद रखिए कि रानियों अशोक जो नाम है ये कनगनहल्ली लेक से मिलता है, जो भीमा नदी के किनारे कर्नाटक में स्थित है। फिर पियदस्सी लगा मगधे, एक और नाम जो अशोक का रहा है, पियदस्सी या प्रियदस्सी राजा। प्रियदस्सी लागा मगधे का मतलब है कि मगध के राजा प्रियदस्सी, मगध के राजा प्रियदस्सी। ये नाम हमें भाब्रू शिलालेख में मिलता है, जिसे हम बैरठ शिलालेख भी कहते हैं, और ये राजस्थान में भाब्रू शिलालेख में मिलता है, जिसे हम बैराट शिलालेख भी कहते हैं, और ये राजस्थान में है। इसी तरह से साथियों हमें देवनाम प्रिय, प्रियदर्शी और देवनाम प्रियदस्सी नाम मिलते हैं। विष्णु पुराण जो कि मौर्यों से संबंधित है, हमने पहले भी देखा है, उसमें अशोक वर्धन कहा गया है, और कलिंग विजय के उपरांत इसे चंडाशोक भी कहा गया। ये हालांकि अच्छा नाम नहीं था चंडाशोक, चंडाशोक एक नेगेटिव नाम था, क्योंकि अशोक के युद्ध की वजह से 1 लाख से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी थी, तो अशोक को चंडाशोक नाम भी दिया गया। मुख्य जो नाम है अशोक के, उसमें अशोक है, देवनाम प्रिय है और प्रियदस्सी है। देवनाम प्रिय ये दिखाता है कि भले ही अशोक ने ब्राह्मण धर्म को छोड़ करके या शैव धर्म को छोड़ करके बौद्ध धर्म को अपना लिया था, लेकिन ब्राह्मण धर्म का या वैदिक धर्म का प्रभाव उस पर था, क्योंकि देवनाम प्रिय जो है वो एक उपाधि है, वो एक टाइटल है। तो देवनाम प्रिय, प्रियदर्शी। अशोक वर्धन नाम हमें विष्णु पुराण में मिलता है, और कलिंग विजय के बाद जो नाम हमें मिलता है वो है चंडाशोक। और भाब्रू अभिलेख में, जिसे बैराट अभिलेख भी कहा जाता है, भाब्रू इंस्क्रिप्शन जिसे बैराट इंस्क्रिप्शन भी कहा जाता है, उसमें अशोक के लिए है कि मगध का राजा प्रियदस्सी, प्रियदस्सी लागा मगधे, ये नाम दिया गया है साथियों। ठीक। और गुर्जरा में अशोक है, कनगनहल्ली लेख में रानियों अशोक या राजा अशोक जो कि कर्नाटक के किनारे हमें मिलता है।
कलिंग विजय के बारे में कुछ जानकारी एकत्रित करते हैं। देखिए, कलिंग की लोकेशन हमने ऑलरेडी देख ली थी कि जो कलिंग की लोकेशन है वो उड़ीसा वाले इलाके में आती है। अशोक को व्यापारिक मार्गों के लिए कलिंग की बहुत जरूरत थी और कलिंग से कोई समझौता हो नहीं पा रहा था, क्योंकि कलिंग के पास समुद्री सीमा थी और उस समुद्री सीमा का प्रयोग अपने व्यापारिक मार्गों के लिए अशोक करना चाहता था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भी कलिंग पर शासन नहीं किया गया, बिंदुसार के समय पे भी कलिंग पर अटैक नहीं किया गया, पर अशोक ने निर्णय लिया कि वो कलिंग पर आक्रमण करेगा और उसको भी मौर्य साम्राज्य का ही एक प्रांत बनाएगा, और अशोक ने ऐसा किया भी। अशोक के 13वें शिलालेख से, जिससे हमें 5 यवन राज्यों की भी जानकारी मिलती है, अशोक के 13वें शिलालेख से, अशोक के 13th रॉक एडिक्ट से हमें कलिंग विजय की जानकारी मिलती है, कलिंग विक्ट्री की इंफॉर्मेशन मिलती है। कहा जाता है कि 261 ईसा पूर्व में 261 बीसी के आसपास अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में, अपने रूलिंग पीरियड के 8th ईयर में उसने कलिंग पर अटैक किया। कलिंग का राजा इस समय नंदराज था, हालांकि कई किताबों में इसका नाम अलग है। कलिंग का राजा इस समय नंदराज था। अशोक इस युद्ध में जीत गया, लेकिन 1 लाख से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। ऑल्दो अशोक गॉट विक्टोरियस इन दिस वॉर, बट डेथ ऑफ ओवर 1 लाख पीपल। इससे कहा जाता है कि अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। अशोक ने जब लाखों लोगों को मरा हुआ देखा, लाखों लोगों को उसने इस तरह से मरा हुआ देखा साथियों, तब कहा जाता है कि अशोक ने फिर एक नीति अपनाई कि अब वो प्रथम हिंसा की नीति का त्याग करेगा, अब वो खुद से युद्ध नहीं करेगा। देखो, अशोक ने कभी भी अहिंसा की नीति नहीं अपनाई। अहिंसा की नीति का मतलब होता है कि आप हमें मार भी दोगे तब भी हम आपको नहीं मारेंगे। हिंसा ना करने की नीति अपनाई, दोनों में अंतर है। हिंसा ना करने का अर्थ है कि मैं आपको पहले नहीं मारूंगा, ठीक है। अब कलिंग युद्ध के बाद अशोक से, हमारी भाषा में कहते हैं ना कि अशोक से लड़ने की लड़ाई किसी में नहीं बची, तो किसी की हिम्मत ही नहीं थी कि वो अशोक के खिलाफ हो जाए। तो अशोक ने फिर नीति को बदल दिया और भेरी घोष की जगह धम्म घोष की नीति को अपना लिया। याद रखना, अशोक ने बुद्धिज्म को पहले ही फॉलो कर लिया था। ऐसा नहीं था कि कलिंग युद्ध के बाद वो बुद्ध बना था, बुद्ध वो पहले फॉलो कर चुका था बुद्धिज्म को, ठीक है। पर अशोक ने भेरी घोष की जगह धम्म घोष की नीति की शुरुआत कर दी और उसने प्रथम हिंसा ना करने की नीति कलिंग युद्ध के बाद अपनाई। कलिंग की 2 राजधानियां बनाई गई, एक तोसली और दूसरी समपा, तोसली और समपा, ठीक है। अब हम अशोक और बुद्धिज्म के बारे में पढ़ लेते हैं। तो अशोक के भाब्रू अभिलेख से हमें बुद्धिज्म की जानकारी मिलती है कि अशोक त्रिरत्न में विश्वास रखता था। जो भाब्रू इंस्क्रिप्शन है, अभी हमने देखा बैराट राजस्थान में, जिसमें हमें अशोक के बारे में लिखा मिला कि वो मगध का राजा है। उसी अभिलेख में ये लिखा हुआ है कि अशोक का त्रिरत्न में विश्वास था। अशोक बिलीव्ड इन द कंसेप्ट ऑफ 3 ज्वेल्स। अशोक त्रिरत्न में विश्वास करता था साथियों। और अशोक शुरुआत में शैव धर्म का अनुयायी था, बाद में वो बुद्धिज्म का अनुयायी हो गया था। तो इसमें आप समझ पाए कि उपगुप्त नाम के एक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। जैसे भद्रबाहु ने चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की दीक्षा दी थी, इसी तरह उपगुप्त ने अशोक को बुद्धिज्म की दीक्षा दी थी। और जब कोई व्यक्ति दीक्षा लेता है बुद्धिज्म में, तो इसे भिक्षु गतिका कहा जाता है, भिक्षु गतिका कहा जाता है। अशोक ने 3 बौद्ध स्थानों की यात्रा की, बोध गया अपने 10वें वर्ष, निगाली सागर अपने 12वें वर्ष और लुम्बिनी अपने 20वें वर्ष, जिसकी जानकारी हमें अशोक के 7वें और 8वें शिलालेख से मिलती है, 7th और 8th रॉक एडिक्ट से मिलती है। और उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन हमें निगाली सागर अभिलेख और रुम्मनदेई अभिलेख से भी मिलती है। रुम्मनदेई के बारे में हमने पढ़ा था कि जब अशोक लुम्बिनी की यात्रा करता है तो वहां धार्मिक कर, रिलीजियस टैक्स जिसे बलि कहा जाता है, वो उसे खत्म कर देता है। भू राजस्व की राशि को, जो लैंड रेवेन्यू का रेट है, उसे 1/6 से कम करके 1/8 कर देता है। तो ये सारे काम उसने किए थे। मास्की अभिलेख में, जो मास्की इंक्रिप्शन है कर्नाटक वाला, उसमें अशोक अपने आप को बुद्ध शाक्य कहता है।
उसमें अशोक अपने आप को बुद्ध शाक्य कहता है। तो बुद्ध शाक्य शब्द का प्रयोग अशोक ने खुद के लिए किया है। शाक्य मुनि और कनक मुनि शब्द का जो प्रयोग है वो अशोक बुद्ध के लिए करता है, लेकिन खुद के लिए अशोक बुद्ध शाक्य शब्द का प्रयोग करता है। अशोक ने लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। हम स्तूपों के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, चाहे वो धम्मेक स्तूपा हो या सांची का स्तूपा हो, ठीक है। और अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और अपनी बेटी संघमित्रा को बुद्ध धर्म के प्रचार हेतु श्रीलंका भेजा था। अपने बेटे महेंद्र और अपनी बेटी संघमित्रा को इसने बुद्धिज्म को प्रमोट करने के लिए श्रीलंका भेजा था साथियों, ठीक है, श्रीलंका भेजा था। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि यहां तक सारी बात क्लियर हुई होगी। चलिए, तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं साथियों अशोक के बारे में। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो अब तक हमने डिस्कस की। अशोक के राज्याभिषेक से जुड़ी हुई बातें, उनकी माता का नाम, फिर अशोक के अलग अलग नाम, कनगनहल्ली लेक से रानियों अशोक, भाब्रू से प्रियदर्शी लागा मागधे, अशोक वर्धन विष्णु पुराण से, और चंडाशोक कलिंग विजय के उपरांत। कलिंग की जानकारी हमें 13वें शिलालेख से मिलती है। तोसली और संपाव उसकी कैपिटल बनाई गई। उपगुप्त नाम के बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था और बुद्धिज्म का बहुत प्रमोशन भी किया। अशोक ने बहुत बड़े पैमाने पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी किया है। अपने बेटे महेंद्र और अपनी बेटी संघमित्रा को अशोक ने श्रीलंका भेजा था बुद्धिज्म का प्रचार करने के लिए, और अशोक की वजह से ही जो बुद्धिज्म है आज पूरी दुनिया में फैला हुआ है। अशोक और आने वाले जो यात्री आए वो बुद्धिज्म को बाहर लेकर के गए, उन्होंने बुद्धिज्म का बाहर बहुत बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार किया साथियों, ठीक है। तो ये यहाँ तक सारी बातें हो गई, और बोध गया, निगाली सागर और लुम्बिनी की यात्रा भी अशोक ने की थी। अब हमें अशोक के धम्म के बारे में बात करनी है। यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अशोक की पॉलिसी का। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि धम्म का मतलब धर्म नहीं है, हालांकि ये संस्कृत शब्द धर्म से ही बना हुआ है, और धम्म का मतलब बुद्धिज्म भी नहीं है। धम्म बुद्धिज्म से प्रभावित जरूर था, लेकिन ये बुद्धिज्म नहीं था। अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए नियमों की एक श्रृंखला बनाई थी, जिसे हम धम्म कहते हैं। धम्म बेसिकली अ कलेक्शन, कंपाइलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट टू for the moral upliftment of the people और for the ethical upliftment of the people। लोगों के ethical upliftment के लिए, लोगों के नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने नियमों का एक समूह बनाया, एक रूल्स को कंपाइल किया, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों के नैतिक जीवन का उत्थान करना था, लोगों को एथिकली और मोरली अपलिफ्ट करना था साथियों। इसी को अशोक का धम्म कहा जाता है। अशोक के धम्म की जो जानकारी मिलती है वो हमें 11वें शिलालेख से मिलती है, 11th रॉक एडिक्ट से मिलती है, और दीर्घ निकाय में दिए हुए राहुला देव सूक्त से भी हमें धम्म की जानकारी मिलती है। इवन अपने धम्म का प्रचार करने के लिए उसने धम्म महामात्र नाम के अधिकारी की नियुक्ति भी की थी, और धम्म महामात्र नाम के जो अधिकारी होते थे, इनका मुख्य कार्य लोगों के बीच में धम्म का प्रचार प्रसार करना होता था साथियों। इसमें बहुत सारे उद्देश्य थे। अपने माँ बाप की सेवा कीजिए, पशु बलि मत करो, मद्यपान मत करो, ऐसे बहुत सारे नियमों का एक समूह था जिसे धम्म कहा गया, ठीक। अशोक की मृत्यु 332 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई, और बृहदत्त मौर्य वंश का अंतिम शासक हुआ। 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त को मार दिया और शुंग वंश की स्थापना की, शुंगा डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया। ये सारी बातें याद रखना है कि अशोक की मृत्यु के बाद कोई भी ऐसा उत्तराधिकारी नहीं हुआ जो मौर्य साम्राज्य को बनाए रखे। धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य छोटा होता चला गया, क्योंकि कोई भी उत्तराधिकारी इतना शक्तिशाली नहीं था, इतना पावरफुल नहीं था। तो कमजोर उत्तराधिकारियों की वजह से 185 ईसा पूर्व में 185 बीसी में बृहदत्त को उसका ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग मार डालता है, और इस तरह मौर्य साम्राज्य का पतन हो जाता है। इस तरह मौर्यन एम्पायर खत्म हो जाता है, और फिर भारत में छोटे छोटे विखंडित राज्य आते हैं, छोटे छोटे
फ्रेगमेंटेड स्टेट आते हैं। एक तरफ भारतीय राजा शासन करेंगे और दूसरी ओर विदेशी राजाओं का शासन होगा, जिसके बारे में हम मौर्योत्तर काल में पढ़ेंगे, हम पोस्ट मौर्यन पीरियड में डिस्कस करेंगे साथियों। ठीक है, फिलहाल ये समझ पाइए कि 13वें शिलालेख में जो 5 यवन राज्यों की बात की गई है वो कौन कौन से हैं। तो सीरिया के राजा उस समय एंटियोकस थे। मिस्र के राजा का नाम तुर्मय था, जिन्हें टॉलमी भी कहा जाता है। मोसिडोनिया के राजा का नाम एंटीगोनस था। सीरीन के राजा का नाम मेगस था और एपिरस के राजा का नाम अलेक्जेंडर था। ये उस समय के 5 राजाओं का उल्लेख है, जिसका उल्लेख अशोक के 13वें शिलालेख में किया गया है। कुछ किताबें कहती हैं कि अशोक के 14वें शिलालेख में दक्षिण के भी कुछ राज्यों का उल्लेख किया गया है, जैसे चोल, चेर, पांड्य, इन सब का उल्लेख भी देखने के लिए मिलता है। पर ये 5 यवन राज्य हैं, ये 5 ग्रीक स्टेट हैं, जिनका मेंशन अशोक के 13th रॉक एडिक्ट में मिलता है। एंटियोकस, इजिप्ट के तुर्मय, मैसिडोनिया के एंटीगोनस, सीरीन के मेगस और एपिरस के अलेक्जेंडर। तो ये 5 राजा हैं। दूसरा, आखिरी में हमें यह समझना होगा कि मौर्य साम्राज्य के पतन के क्या कारण रहे। तो सबसे बड़ा, हर साम्राज्य के पतन का एक ही कारण होता है, कमजोर उत्तराधिकारी। अगर उत्तराधिकारी अच्छे नहीं होंगे, अगर सक्सेसर अच्छे नहीं होंगे, तो पतन होना तय है। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि अशोक के धम्म की नीति मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बनी। हालांकि मुख्य परीक्षा में, जो हमारा इतिहास का एक बैच भी चल रहा है, तो मुख्य परीक्षा में हम हमेशा ये पढ़ते हैं साथियों कि ऐसा नहीं था, ऐसा बिल्कुल नहीं था कि धम्म की नीति की वजह से मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। बिकॉज ऑफ द पॉलिसी ऑफ धम्मा मौर्यन एम्पायर गॉट डिक्लाइन। पर अलग अलग मत देते हैं, जैसे हेमचंद्र राय चौधरी मानते हैं कि अशोक की धम्म की जो नीति रही उसकी वजह से मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। वहीं डीडी कौसाम्बी कहते हैं आर्थिक संकट, क्योंकि बहुत खर्च किया, बहुत बड़ा साम्राज्य था। डीएन झा सबसे अच्छा, कमजोर उत्तराधिकारी, सक्सेसर बहुत ही वीक थे। रोमिला थापर कहते हैं कि केंद्रीय प्रशासन, अप्रशिक्षित नौकरशाही और राष्ट्रीय चेतना का अभाव। निहार रंजन रे कहते हैं कि जनता ने विद्रोह कर दिया, साक्ष्य नहीं मिले हैं। आर.एस. शर्मा कहते हैं कि मगध की नवीन प्रौद्योगिकी का अन्य क्षेत्रों में प्रसार हो गया। राधा कुसुम मुखर्जी कहते हैं कि ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकारी के नियम का ना होना। हर प्रसाद शास्त्री धार्मिक नीति को ही मानते हैं। ठीक है, तो ये सारे अलग अलग कारण माने जाते हैं। आर.एस. शर्मा ने बहुत अच्छी बात कही कि इसका एक कारण ये था कि पहले जो बातें सिर्फ मगध के पास थी, जैसे हाथियों की अच्छी सेना, फिर बहुत अच्छे लोहे के बहुत सारे भंडार, नदियों का एक रक्षा कवच, पहाड़ियों का एक रक्षा कवच, अब ये दूसरे राज्यों ने भी सीख ली। उनके पास भी अब लोहा था और धीरे धीरे घोड़े का महत्व बढ़ने लगा। देखो, हाथी अल्टीमेटली अच्छा होता है, पर घोड़ा उससे भी ज्यादा काम का होता है जब आप युद्ध भूमि में होते हैं। तो ये सब अलग अलग कारण बताए गए। तो इसी के साथ साथियों हमारा एक और टॉपिक कंप्लीट होता है। राजा के बारे में हमने बात कर ली कि मगध के कौन कौन से प्रमुख शासक थे। उम्मीद है कि ये सेशन आपको पसंद आ रहा होगा और इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। मैं भी इसी तरीके से कंटेंट डिलीवर करता रहूंगा। मिलते हैं आप लोगों से कल। मौर्य साम्राज्य के प्रशासन, अर्थव्यवस्था, राजनीति की जानकारी एकत्रित करते हैं और फिर हम मौर्योत्तर काल की बात करेंगे, पोस्ट मौर्यन पीरियड को डिस्कस करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए साथियों। थैंक यू।